हेलो बच्चों, वेलकम टू द रैपिड रिवीजन सीरीज ऑफ बायोलॉजी फाइटर 1.0 स्ट्रीमिंग ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एमजीसीआई। इस रैपिड रिवीजन सीरीज में बच्चों हम लोगों ने स्टार्ट किया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी कंप्लीट हो चुका है। तो आइए आज हम देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट पार्ट, दैट इज फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो बच्चों फर्टिलाइजेशन हम जानते हैं इसकी डेफिनेशन, द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, दिस इज कॉल्ड एज द फर्टिलाइजेशन। तो सपोज हमने ये मान लिया दिस इज अवर मेल गैमेट, है ना, और ये हो जाएगा हमारा फीमेल गैमेट। इन दोनों गैमेट्स का फ्यूजन होगा और फ्यूजन होने के बाद में एक स्ट्रक्चर बनता है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द जाइगोट। तो ये जो फ्यूजन की प्रोसेस है ये दिखाई तो सिंगल स्टेप देती है पर ये एक्चुअल में सिंगल स्टेप नहीं है। ये प्रोसेस कैसी है, इसमें कई सारी स्टेप्स आती है। इसमें सबसे पहले होता है सिंगैमी, फिर उसके बाद में आता है कैरियोगैमी और फिर लास्ट में आता है इसमें एम्फिमिक्सिस। ठीक, तो देखें हम इसे। During copulation or coitus, semen is released by the penis into the vagina. This process is called as insemination. ये हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, the motile sperm swim rapidly pass through the cervix. जो मोटाइल स्पर्म होता है, मोटाइल क्यों है, क्योंकि उसके पास में टेल है। ठीक है, तो जो मोटाइल स्पर्म होता है वो फीमेल के वेजाइना से कहां चला जाता है, सर्विक्स में, सर्विक्स से पहुंचता है यूट्रस में और यूट्रस से फाइनली पहुंच जाता है एम्पुलरी रीजन में, फैलोपियन ट्यूब के। क्यों पहुंचा एम्पुलरी रीजन में, क्योंकि एम्प्यूला और एम्प्यूलोस्थेमिक जंक्शन इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो जहां फर्टिलाइजेशन होना है वहां तक स्पर्म पहुंच गया, मतलब एम्प्यूला तक स्पर्म जो है वो पहुंच चुका है। The ovum released by ovary is also transported to the ampullary region where fertilization takes place. तो जो ओवम है वो भी कहां से रिलीज हुआ है, ओवरी से। ओवरी से रिलीज होने के बाद में कैप्चर कर लिया जाता है बाय द फिम्बरी। फिम्बरी से कहां पहुंच जाता है वो इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम इज लाइंड बाय द सीलिएटेड एपिथेलियम। तो सीलियाज उसको पुश करके कहां पहुंचा देती है, एम्प्यूला तक पहुंचा देंगी। तो ओवम जो रिलीज हुआ था वो भी एम्प्यूला तक पहुंच जाएगा जहां पर फर्टिलाइजेशन जो है वो होगा। तो यहां से क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, एम्प्यूला इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक, fertilization can only occur if ovum and sperms are transported simultaneously. क्या लिखा है यहाँ बच्चों, simultaneously। फर्टिलाइजेशन तभी होगा जब स्पर्म और ओवम दोनों साथ में साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक यानी कि एम्पुलरी रीजन तक पहुंचेंगे। दिस इज द रीजन, ये वो रीजन है जिसकी वजह से हम कह देते हैं कि सारे कॉपुलेशंस जो हैं दिस डू नॉट एंड इनटू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। ऑल द कॉपुलेशंस डू नॉट टर्न इनटू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी, क्योंकि जिस समय पर बॉडी में स्पर्म ने एंटर किया जरूरी नहीं है कि उस समय पर बॉडी में ओवम प्रेजेंट हो, या फिर जिस समय पर बॉडी में ओवम है जरूरी नहीं है कि उस समय पर स्पर्म की एंट्री होगी। क्लियर है? ठीक, तो हमने इस पैराग्राफ में सीखा है what is the site of fertilization and what are the conditions for the fertilization. ठीक, the process of fusion of sperm with an ovum is called as fertilization, ये हमें मालूम है। During fertilization a sperm comes in contact with the zona pellucida layer of the ovum. ये हमने माना है this is our ovum और यहाँ पर एक लेयर है जोना पेलुसिडा। कैसी लेयर होती है ये, जोना पेलुसिडा इज अ नॉन सेल्यूलर लेयर। ठीक है, नॉन सेल्यूलर होती है, जेली लाइक लेयर होती है जोना पेलुसिडा। तो ये नॉन सेल्यूलर होती है, जेली लाइक लेयर होती है जोना पेलुसिडा। स्पर्म इसके साथ में कांटेक्ट में आता है और इसमें कुछ चेंजेस इंड्यूसेस कर देता है, कुछ चेंजेस इंड्यूसेस कर देता है, मतलब इस लेयर में लेकर आ जाता है वो डीपोलराइजेशन। क्या हो जाएगा इस लेयर में, डीपोलराइजेशन। जैसे ही जोना पेलुसिडा में डीपोलराइजेशन होगा इसका मतलब है कि जोना पेलुसिडा has made the first block to polyspermy। तो जैसे ही यहाँ पर जोना पेलुसिडा में मेम्ब्रेन में चेंजेस आएंगे that blocks the entry of additional sperm। तो इसकी वजह से क्या होगा, एडिशनल स्पर्म्स की एंट्री ब्लॉक हो जाएगी। मतलब जोना पेलुसिडा has created the first block to polyspermy। Thus, it ensures that only one sperm can fertilize an ovum। तो इसकी वजह से हमें इस बात की श्योरिटी हो जाती है कि जोना पेलुसिडा ने अगर पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक कर दिया है मतलब सिर्फ एक ही स्पर्म जो है वो ओवम का फर्टिलाइजेशन कर पाएगा। The secretions of acrosome, अब याद करो एक्रोसोम क्या है। एक्रोसोम वो स्पर्म के न्यूक्लियस के ऊपर बैठी हुई एक ट्रायंगुलर शेप की टोपी
जिसमें प्रेजेंट है एंजाइम, और वो एंजाइम जो है वो ओवम के बैरियर का पेनिट्रेशन करेंगे, ठीक है। तो एक्रोसोम की हेल्प से जो स्पर्म है वो एंटर होगा ओवम के साइटोप्लाज्म में, सारे बैरियर्स को, इन सारे लेयर्स को पेनिट्रेट करता हुआ ओवम कहां पहुंच जाएगा, जोना पेलुसिडा तक पहुंच जाएगा, साइटोप्लाज्म तक पहुंच जाएगा। तो एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम ड्यू टू थ्रू द जोना पेलुसिडा एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार करते हुए सारे जितने भी दीवारें थी उनको तोड़ते हुए स्पर्म जो है वो कहां पहुंच जाएगा, टू दी साइटोप्लाज्म ऑफ दी ओवम, वहां तक पहुंच गया, ठीक है। दिस इंड्यूसेस द कंप्लीशन ऑफ द मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte। अब याद करो हमने क्या पढ़ा था कि जब सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है उस समय पर सेकेंडरी oocyte जो है वो फिर से एक बार और जो है उसका मियोसिस स्टॉप हो जाता है, अरेस्ट हो जाता है। किस स्टेज में अरेस्ट हुआ था वो, मेटाफेज सेकेंड में अरेस्ट हुआ था। किसमें कन्वर्ट होना है उसे, मेटाफेज से एनाफेज में उसको कन्वर्ट होना है। कौन करवाएगा, स्पर्म करवाएगा। कैसे करवाएगा स्पर्म, क्योंकि जो सेकेंडरी oocyte बना था उस सेकेंडरी oocyte ने अपने सेंट्रियोल को लॉस कर दिया था। स्पर्म आया, सेंट्रियोल गिफ्ट में दिया और अपना एक न्यूक्लियस गिफ्ट में दिया, जिसकी वजह से जो ये मेटाफेज सेकेंड में अरेस्टेड था, ये मेटाफेज सेकेंड से किसमें पहुंच जाएगा, ये एनाफेज सेकेंड में रिज्यूम हो जाएगा और एनाफेज सेकेंड से ये टीलोफेज सेकेंड कंप्लीट हो जाएगा। टीलोफेज सेकेंड कंप्लीट होने के बाद में फाइनली हमें एक स्ट्रक्चर मिलेगा, दिस इज कॉल्ड एज दी ooted। क्या बोलेंगे उसको, ooted। ooted या फिर ओवम, ये और कुछ नहीं है, हमारी बुक कहती है दिस इज फर्टिलाइज्ड ओवम। क्या है ये, फर्टिलाइज्ड ओवम। और इसी फर्टिलाइज्ड ओवम को क्या कहते हैं, दिस फर्टिलाइज्ड ओवम इज कॉल्ड एज दी जाइगोट। क्या बोलेंगे इसको, जाइगोट बोलेंगे। देखिए, द सेकेंड मियोटिक डिवीजन इज ऑल्सो अनइक्वल रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी। यहां क्या बनेगी, सेकेंड पोलर बॉडी। क्वेश्चन, सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन कब होता है, बिफोर द फर्टिलाइजेशन और आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। आंसर करेक्ट है आप लोगों का, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन कब होगा, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। और यहां पर एक हैप्लॉइड ओवम का, जिसको हम कहेंगे ooted, उसका फॉर्मेशन होगा। Soon the haploid nucleus of the sperm and that of the ovum fuse together। अभी तो सिर्फ यहाँ क्या हुआ है, दोनों मर्ज हुए, दोनों के साइटोप्लाज्म जो है वो मर्ज हुए हैं, पर दोनों के न्यूक्लियस का फ्यूजन होना बाकी है। दोनों के जब न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाएगा, तब न्यूक्लियस का फ्यूजन होने के बाद में हम कहेंगे कि यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया है किसका, डिप्लॉइड जाइगोट का। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स विल बी देयर इन द जाइगोट। गैमेट में कितने थे, एक गैमेट में 23, दूसरे गैमेट में 23, जाइगोट में कितने हो जाएंगे, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो हो जाएंगे। मतलब मियोसिस की वजह से क्रोमोसोम का नंबर जो है वो रिस्टोर हुआ है इनटू दी जाइगोट। तो मियोसिस एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, ये ऐसी प्रोसेसेस है जिनका सिग्निफिकेंस है द रेस्टोरेशन ऑफ क्रोमोसोम नंबर इन ईच एंड एवरी सक्सेसिव जनरेशन। क्लियर है बच्चों इतना। Now, one has to remember that sex of the baby has been decided at this stage itself। अब हमें मालूम है कि अगर यहाँ जाइगोट बन गया है तो जाइगोट में कॉम्बिनेशन क्या होगा, या तो कॉम्बिनेशन XX होगा या फिर जाइगोट में कॉम्बिनेशन जो है वो XY होगा। यानी कि जिस समय पर जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, मतलब वो समय है कि यहाँ पर बच्चे का सेक्स जो है वो डिराइव हो जाएगा। क्लियर है, यहां से अब बदला नहीं जा सकता किसी भी चीज को। सेक्स एक बार अगर फीमेल सेक्स बन गया तो अब हम इसको बदल नहीं सकते हैं, ठीक है। लेट अस सी हाउ। एज यू नो दैट द क्रोमोसोम पैटर्न इन द ह्यूमन फीमेल इज XX और मेल्स में होता है XY। Therefore, all the haploid gametes or ova produced by the female have the sex chromosome only X। मतलब फीमेल में तो गैमेट में सिर्फ एक ही चांस है कि एक ही X क्रोमोसोम जो है वो पहुंच सकता है, दूसरी पॉसिबिलिटी तो है नहीं। मेल्स में क्या हो सकता है, या तो X हो सकता है या फिर Y हो सकता है। तो अब यहाँ पर जो गैमेट्स बनेंगे मेल के, उनमें 50% स्पर्म कैरी करेंगे X क्रोमोसोम और जो दूसरे 50% होते हैं वो कैरी करते हैं Y क्रोमोसोम। तो फ्यूजन के बाद में मेल और फीमेल गैमेट का जो जाइगोट होता है या तो XX होगा या फिर XY होगा, डिपेंडिंग ऑन वेदर द स्पर्म कैरिंग द X और Y फर्टिलाइज्ड द ओवम।
किस स्पर्म ने ओवम का फर्टिलाइजेशन किया है। अगर स्पर्म के पास में एक्स क्रोमोसोम है तो यहां पर बनने वाला फीटस कौन सा होगा, उसका सेक्स हो जाएगा फीमेल। और अगर स्पर्म वाई है, वाई वाले स्पर्म ने अगर पेनिट्रेशन किया है तो बनने वाला सेक्स कौन सा होगा चाइल्ड का, वो हो जाएगा मेल सेक्स। Clear? The zygote carrying XX would develop into a female child and XY would develop into a male child. You will learn more about the chromosomal patterns in the chapter 5. Okay. That is why scientifically it is correct to say that sex of the baby is determined by the father and not by the mother. ठीक है, हमारे इंडियन सोसाइटी में ऐसा मिथ है कि अगर मदर कैरी करती है बच्चे को तो मतलब मदर इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसाइडिंग द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। नो बेटा, यहां पर थियोरेटिकली फिर भी लिखा हुआ है कि फादर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीजन ऑफ द चाइल्ड, डिसीजन ऑफ द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। पर क्या एक्चुअली में फादर भी रिस्पॉन्सिबल है? नहीं। वो कौन से स्पर्म्स हैं जो जाकर फर्टिलाइजेशन करेंगे, ये किसी के हाथ में नहीं होता है, ना तो फादर के हाथ में है और ना ही वो मदर के हाथ में है। तो नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। क्लियर? चलिए अब देखते हैं हम जाइगोट बनने के बाद में क्या होगा। जाइगोट बनने के बाद में उस जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाएंगे। माइटोटिक डिवीजन जो स्टार्ट होंगे वो स्टार्ट होते हैं स्थमस से और वो चलते हैं ओविडक्ट तक और यूट्रस तक पहुंच जाएंगे। वो देखिए जरा यहां पर देखो, यहां पर हो गया फर्टिलाइजेशन एम्प्यूला में। एम्प्यूला में फर्टिलाइजेशन के बाद में यहां देखो जाइगोट बना और ये टू सेल्ड स्टेज आ गई है। सी वाली स्टेज कैसी दिख रही है हमें? टू सेल्ड स्टेज। बी वाला पोर्शन जो है वो क्या दिखा रहा है हमें? ये दिखा रहा है हमें फर्टिलाइजेशन। सी वाला जो है ये क्या दिखा रहा है हमें कि यहां पर माइटोटिक डिवीजन जो है वो स्टार्ट हो गया है। इस प्रकार के माइटोटिक डिवीजन को क्या बोला जाता है? इस प्रकार के माइटोटिक डिवीजन को क्लीवेज बोला जाता है। अब अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि बताओ व्हाट इज द लोकेशन ऑफ क्लीवेज, तो क्या बताओगे? क्लीवेज ऑकर्स इन द फैलोपियन ट्यूब। क्या वो फर्टिलाइजेशन की साइट पर हो रही है? नहीं, फर्टिलाइजेशन के साइट के थोड़े पास में हो रही है। क्लीवेज होने के बाद में जो जाइगोट है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया? ये डिवाइड हो जाता है टू सेल्ड स्टेज में। कितने सेल्ड स्टेज में डिवाइड हो गया? टू सेल्ड स्टेज में। कहां तक जाएगा? ये यूट्रस तक जाएगा। डिवीजन क्या और होंगे आगे? यस, टू सेल्ड स्टेज से फोर सेल्ड स्टेज आएगी, फोर सेल्ड स्टेज से एट सेल्ड स्टेज आएगी, एट सेल्ड स्टेज के बाद में यहां पर 16 सेल्ड स्टेज आएगी। तो ये जो 8 to 16 सेल्ड स्टेज है, ये जो सेल्स होते हैं इन सेल्स को नाम दिया जाता है दीज सेल्स आर कॉल्ड एज ब्लास्टोमियर्स। क्या बोला जाएगा इसको? ब्लास्टोमियर्स। तो ऐसा एम्ब्रियो जिसमें 8 से लेकर 16 सेल्स प्रेजेंट होती है उस एम्ब्रियो को क्या बोला जाता है? जिसमें 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स प्रेजेंट होते हैं उस एम्ब्रियो को बोला जाएगा इट हैज द कंडीशन ऑफ मोरूला। मोरूला मतलब मलबेरी लाइक स्टेज, शहतूत के समान ये दिखाई देता है, इसीलिए इसे कहा जाता है दिस इज कॉल्ड एज द मोरूला। क्लियर है? ठीक। नाउ the morula continues to divide and transform into the blastocyst, ठीक है, as it moves further into the uterus। देखें मोरूला जो है इसमें और फर्दर डिवीजन स्टार्ट होगा। तो यहां तक अपन ने कह दिया था 8 to 16 सेल्ड स्टेज मोरूला। अब ये जो 8 to 16 सेल्ड स्टेज है ये और डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद में 16 to 32 सेल्ड स्टेज बना लेंगे। देखें जरा ये, तो यहाँ ई तक हमने क्या बना लिया था? ई तक यहाँ पर बन गया है मोरूला। ये मोरूला और डिवाइड होगा और डिवाइड होने के बाद में 16 to 32 सेल स्टेज बना लेगा। 16 to 32 सेल वाले स्टेज को बोला जाता है ब्लास्टुला। इस ब्लास्टुला में क्या होता है? धीरे धीरे से यहाँ पर कुछ चेंजेस आने लगते हैं। ब्लास्टुला में जो सेल्स हैं वो दो लेयर्स में अरेंज होने लगते हैं। ये दो लेयर्स में इस तरीके से, ये सेल्स इस तरीके से दो लेयर्स में अरेंज हो जाएंगे। जब ये सेल्स दो लेयर्स में अरेंज हो जाएंगे तो आउटर लेयर जो होगी, इस आउटर लेयर को कहा जाएगा बच्चों क्या? ट्रोफोब्लास्ट। और जो इनर लेयर है ये बनाती है यहाँ पर इनर सेल मास। क्या बना लेगी ये? ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास। इनर सेल मास जो है ये इनर सेल मास में प्रेजेंट होते हैं स्टेम सेल्स और ये स्टेम सेल्स आगे चलकर क्या बनाएंगे? ये एम्ब्रियो बनाने का हिस्सा बनेंगे। तो मतलब ये जो इनर सेल मास होते हैं ये आगे चलकर बनाएंगे एम्ब्रियो। और जो ट्रोफोब्लास्ट होती है ये ट्रोफोब्लास्ट आगे चलकर किसका फॉर्मेशन करेगी? ट्रोफोब्लास्ट से आगे चलकर फॉर्मेशन होगा प्लेसेंटा का। ठीक है, और जो ये बीच में कैविटी बनी है दिस कैविटी इज कॉल्ड एज ब्लास्टोसील। क्या बोला जाएगा इसको? ब्लास्टोसील। ह्यूमन ब्लास्टुला इज कॉल्ड एज ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोला जाता है ह्यूमन ब्लास्टुला को? ब्लास्टोसिस्ट। कब कहा जाएगा?
जब इसमें कैविटी आ जाएगी तब इस ब्लास्टुला को हम बोलने लगेंगे ब्लास्टोसिस्ट, और सिर्फ ह्यूमन ब्लास्टुला को बोला जाता है ब्लास्टोसिस्ट आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ कैविटी। और कैविटी कब आएगी बच्चों? जब सेल्स जो है वो आउटर और इनर लेयर में अरेंज हो जाएंगे। आउटर लेयर इज कॉल्ड एज, बोलिए साथ में, ट्रोफोब्लास्ट। इनर लेयर इज कॉल्ड एज इनर सेल मास। तो जो इनर सेल का मास होता है वो किस में डिफरेंशिएट हो जाएगा? दैट विल डिफरेंशिएट इनटू द एम्ब्रियो। क्लियर है? ठीक है, चलिए तो ये डायग्राम हमने देख लिया है यहाँ पर। हाँ, अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, ये ब्लास्टोसिस्ट फर्दर देखो कहां चला गया, 16 to 32 सेल्ड स्टेज। ये ब्लास्टोसिस्ट जो है वो जी वाली स्टेज में शो कर रहा है। कहां पहुंच गया ये? यूट्रस में। यूट्रस में पहुंचने के बाद में कहां पहुंच जाएगा? यूट्रस की वॉल के साथ में चिपक जाएगा। क्या सिर्फ चिपकने को अपन कह देंगे इम्प्लांटेशन? नहीं, ये जो यहाँ पर ब्लास्टोसिस्ट है जो यूट्रस की वॉल से अटैच हो गया है, यूट्रस के जो सेल्स हैं, मतलब मेटरनल सेल्स जो है, मेटरनल टिश्यूज जो है, वो पूरी तरीके से इस ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेंगे। तो हमें क्या दिखाई देगा कि ब्लास्टोसिस्ट इज फुल्ली एम्बेडेड इनटू द यूट्रस सेल्स। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट पूरी तरीके से यूट्रस के अंदर धस चुका है। तो जब वो पूरी तरीके से यूट्रस में धस गया है, मतलब इम्प्लांटेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट किसका हुआ? ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स का हुआ और मेटरनल टिश्यूज का हुआ। तो जो ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स होते हैं और मेटरनल टिश्यूज होते हैं, ये सब मिलकर उस ब्लास्टोसिस्ट को पूरी तरीके से कवर कर देते हैं। जब कवर हो जाएगा, जब एम्बेडमेंट हो जाएगा, धस जाएगा, तब हम उसको बोलेंगे, बोलो क्या बोलेंगे? इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो चुका है। क्लियर है? चलिए देखें। यस, तो ब्लास्टोसिस्ट जो है वो फर्दर यूट्रस में पहुंच गया। द ब्लास्टोमियर्स इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज्ड इनटू एन आउटर लेयर। बाहर वाली एक लेयर होगी जिसे हम कहेंगे ट्रोफोब्लास्ट, और इनर ग्रुप ऑफ सेल्स होगा जो ट्रोफोब्लास्ट से अटैच होगा, उसे हम कहेंगे इनर सेल मास। क्या बोलेंगे? इनर सेल मास। द ट्रोफोब्लास्ट लेयर देन गेट अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम। ट्रोफोब्लास्ट की लेयर एंडोमेट्रियम से चिपक जाएगी। इनर सेल मास डिफरेंशिएट होगा और डिफरेंशिएट होकर क्या बनाएगा? एम्ब्रियो। यही हमने देखा। अटैचमेंट के बाद में यूटेराइन सेल्स डिवाइड करेंगे और ब्लास्टोसिस्ट को पूरी तरीके से कवर कर लेंगे। कवर कर लिया मतलब एम्बेडमेंट कर लिया, धसा लिया उसको अपने अंदर। As a result, the blastocyst becomes embedded in the endometrium of the uterus, जिसकी वजह से ब्लास्टोसिस्ट जो है वो यूट्रस के एंडोमेट्रियम में धस गया। यूट्रस के एंडोमेट्रियम में जो धस गया, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो चुका है, प्रेगनेंसी जो है वो हो चुकी है। क्लियर है? तो द अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द वॉल ऑफ एंडोमेट्रियम एंड द एम्बेडमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इनसाइड द यूट्रस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन। और जैसे ही अगर इम्प्लांटेशन हो जाएगा मतलब क्या हो गया? प्रेगनेंसी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब देखते हैं हम प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। देखिए, अब इम्प्लांटेशन हो चुका है, मतलब धस गया है ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस की वॉल में। धसने के बाद में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट। हाँ, धसने के बाद में क्या होगा? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो है वो अपीयर होंगे ट्रोफोब्लास्ट पर, और उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को क्या कहा जाएगा? दैट आर कॉल्ड एज कोरियोनिक विलाई। विलाई मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। कहां पर आए? ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो है वो बने हैं। ठीक है, विच आर सराउंडेड बाय द यूटेराइन टिश्यू एंड द मैटरनल ब्लड। और ये जो ट्रोफोब्लास्ट है, सपोज जैसे हमने बोला कि ये ट्रोफोब्लास्ट है, इसके अंदर ये इनर सेल मास है, तो इसके जो ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं ये बना लेंगे यहाँ पर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। दिस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द कोरियोनिक विलाई। क्या बोला जाएगा इसको? कोरियोनिक विलाई। ये कोरियोनिक विलाई जो है वो मैटरनल टिश्यू, मैटरनल ब्लड से कवर हो जाएंगे। ठीक है, और jointly form a structural and functional unit between the developing embryo or the fetus and the maternal body. This is called as placenta. कैसे बनेंगे ये मैटरनल टिश्यूज जो है वो भी मैटरनल टिश्यूज वो भी इस तरीके से इंटरडिजिटेशन कर लेंगे। इंटरडिजिटेशन मतलब ऐसे फिंगर्स जो है जैसे एक दूसरे में मिल जाते हैं, फिंगर्स जिस तरीके से एक दूसरे में ऐसे अटैच हो जाते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इंटरडिजिटेशन। तो ये इंटरडिजिटेशन होता है बिटवीन दी कोरियोनिक विलाई ऑफ ट्रोफोब्लास्ट एंड द मैटरनल टिश्यूज। क्लियर है? तो इनके बीच में यहाँ पर ये क्या हो जाता है? ये हो गया यहाँ पर इंटरडिजिटेशन। इंटरडिजिटेशन होने के बाद में यहाँ पर बन जाती है एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। क्या बन जाती है? यहाँ पर एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट का फॉर्मेशन हो जाता है, एंड दिस स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट इज कॉल्ड एज द प्लेसेंटा।
क्या बोला जाता है इसे? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या है? न्यूट्रिटिव टिश्यू है, जिसके थ्रू मदर से न्यूट्रिएंट्स है, ऑक्सीजन है, ये सारी अच्छी अच्छी चीजें किसको दी जाती है? फीटस को। और फीटस क्या देता है मदर को? एक्सक्रीटरी वेस्ट देगा, CO2 देगा, गंदी गंदी चीजें सारी मदर को दे दो, है ना। चलिए, तो इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड एज द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा फैसिलिटेट्स टू द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो। प्लेसेंटा एम्ब्रियो को क्या दे रही है? न्यूट्रिएंट दे रही है। मम्मी का तो काम है न्यूट्रिएंट्स देना, है ना, अच्छी अच्छी चीजें प्रोवाइड करना। तो मदर क्या दे रही है? प्लेसेंटा के थ्रू ऑक्सीजन सप्लाई कर रही है, न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रही है, एंड ऑल्सो द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय द एम्ब्रियो। और बच्चों का क्या काम है? मम्मी को बुरी बुरी चीजें बोलना। तो एम्ब्रियो बदले में क्या दे रहा है? CO2 दे रहा है और एक्सक्रीटरी वेस्ट दे रहा है, जो प्लेसेंटा के थ्रू बॉडी के बाहर रिमूव कर दिया जाएगा। द प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। प्लेसेंटा जो है वो एम्ब्रियो से कनेक्टेड होती है एक कॉर्ड के थ्रू, विच इज कॉल्ड एज द अम्बिलिकल कॉर्ड, which helps in the transport of substances to and from the embryo। तो एम्ब्रियो से पहले जाएगा अम्बिलिकल कॉर्ड में, अम्बिलिकल कॉर्ड से जाएगा प्लेसेंटा, फिर प्लेसेंटा से जाएगा मैटरनल बॉडी में। रिवर्स प्रोसेस, मैटरनल बॉडी से पहले आएगा प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से पहुंचेगा अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड से पहुंचेगा टू दी एम्ब्रियो। तो दी स्ट्रक्चर, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट बिटवीन दी एम्ब्रियो एंड दी प्लेसेंटा, दैट कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अम्बिलिकल कॉर्ड। उसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, अम्बिलिकल आर्टरी होंगी और उसमें प्रेजेंट होंगी अम्बिलिकल वेन। ठीक है। प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट एज एंडोक्राइन टिश्यू। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेसेंटा जो है वो एंडोक्राइन टिश्यू के जैसे भी काम करता है। एंडोक्राइन टिश्यू के जैसे काम कर रहा है मतलब क्या मैडम? ये हार्मोन सिक्रीट करेगा। यस बच्चों, एंडोक्राइन टिश्यू तो हम उसी को बोलेंगे जो हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं। क्वेश्चन क्या आएगा यहाँ पर? अब बताओ प्लेसेंटा से सिक्रीट होने वाले हार्मोन कौन कौन से हैं? जब आप कह रहे हो कि एंडोक्राइन टिश्यू है तो हार्मोन के नाम भी आना चाहिए। तो प्लेसेंटा से सिक्रीट होने वाले बहुत सारे हार्मोन हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन इज HCG। कौन सा हार्मोन है? HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। दूसरा ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ठीक है। दूसरा कौन सा? HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, जो क्या करवाएगा? मिल्क के प्रोडक्शन को स्टार्ट करवाएगा। ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है। ठीक है, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये सारे हार्मोन्स जो है ये किससे सिक्रीट हो रहे हैं? प्लेसेंटा से सिक्रीट हो रहे हैं। इन द लेटर स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेगनेंसी के लेटर फेजेस में a hormone called relaxin is also secreted by the ovary। तो रिलैक्सिन एक ऐसा हार्मोन है जो प्रेगनेंसी के लेटर फेजेस में रिलैक्सिन क्या करवाएगा? रिलैक्स करवाएगा। प्रेगनेंसी का लेटर फेज मतलब जिस समय पर पार्चुरेशन होने वाला है, तो पार्चुरेशन में प्यूबिक सिम्फाइसिस को रिलैक्स करवाने वाला, रिलैक्स करवाने वाला कौन सा होता है हार्मोन? रिलैक्सिन। कहां से आ रहा है वो? ओवरी से। पर क्या प्लेसेंटा से नहीं आता? आता है बच्चों, पर हमारी बुक में देखिए अ हार्मोन कॉल्ड रिलैक्सिन इज ऑल्सो लिखा है सिक्रीटेड बाय ओवरी, मतलब कोई और भी स्ट्रक्चर होगा जिससे वो सिक्रीट हो रहा होगा। कौन सा स्ट्रक्चर? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से भी सिक्रीट होता है और ओवरी से भी सिक्रीट होता है। ठीक है। Let us remember that HCG, HPL and relaxin are produced in the women only during the pregnancy। जी ठीक है, बिल्कुल। HCG, HPL और relaxin सिर्फ विमेन्स में प्रेगनेंसी के समय पर सिक्रीट होते हैं। In addition, during the pregnancy, the level of other hormones like estrogen, progesterone, cortisol, prolactin, thyroxine, etc. are increased several folds in the maternal blood। इनके अलावा और भी दूसरे हार्मोन्स हैं जैसे ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल क्या है? स्ट्रेस हार्मोन है। क्या काम करता है? स्ट्रेस हार्मोन है। हमने पढ़ा था कि कॉर्टिसोल जो है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस भी करवाता है, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है तो ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करेगा। क्लियर है? ठीक। कॉर्टिसोल बढ़ जाता है, प्रोलैक्टिन बढ़ जाता है जो प्रोडक्शन करवाएगा मिल्क का, है ना। थायरॉक्सिन जो है ये भी सेवरल फोल्ड्स में इंक्रीज हो जाता है। थायरॉक्सिन क्या करवाएगा? BMR को बढ़ाएगा। क्यों बढ़ाना है? ज्यादा एनर्जी प्रोडक्शन करवाना है। क्यों करवाना है? क्योंकि मदर इज टेकिंग केयर ऑफ अ चाइल्ड इनसाइड हरसेल्फ। ठीक है, तो इसलिए एनर्जी प्रोडक्शन तो बढ़ाना पड़ेगा ना। तो ये सारे जो हार्मोन्स है, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, ये सारे हार्मोन्स प्रेगनेंसी के समय पर कई गुना बढ़ जाते हैं। अगर इनमें से किसी की डेफिशिएंसी होती है तो हमें उसके इंजेक्शंस देने पड़ते हैं। ठीक है। इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स इज एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग द फीटल ग्रोथ, मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी। ये सारे हार्मोन्स जो है
वो मदर के मेटाबॉलिक चेंजेस को, फीटस के मेटाबॉलिक चेंजेस को और मेंटेनेंस करवाते हैं किसका, प्रेगनेंसी का। तो ये सारे काम करेंगे ये, क्लियर है। हमने यहाँ इम्प्लांटेशन देख लिया। अब इस डायग्राम को देखिए जरा, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमने क्या बनाया है, प्लेसेंटा विलाय। तो ये प्लेसेंटा विलाय में देखो ट्रोफोब्लास्ट के जो सेल्स हैं और जो मेटरनल टिश्यूज हैं उनमें यहाँ पर हो गया है इंटरडिजिटेशन। इंटरडिजिटेशन होने के बाद में यहाँ पर प्लेसेंटा बन गया। प्लेसेंटा और फीटस के बीच में कॉर्ड लाइक कनेक्शन है, दिस इज कॉल्ड एज दी अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड में वेसल्स है, कौन सी, अम्बिलिकल आर्टरी है और अम्बिलिकल वेन है। कौन सी वेसल्स है, अम्बिलिकल आर्टरी और अम्बिलिकल वेन। ये एम्ब्रियो है। फिर उसके बाद में ये योक सैक है। योक सैक क्या करेगा, थोड़े समय के लिए न्यूट्रिएंट जो है वो प्रोवाइड करने का काम करता है, क्लियर। तो ये हमने देख लिया इसका स्ट्रक्चर। अब इम्प्लांटेशन होने के बाद में क्या होता है, इम्प्लांटेशन होने के बाद में यहाँ पर जो इनर सेल मास है वो डिफरेंशिएट होता है और इनर सेल मास डिफरेंशिएट होने के बाद में क्या बनाता है, 3 जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन करता है, जिससे कि फीटस में सारे ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन होगा। तो इनर सेल मास जो होता है एम्ब्रियो का वो डिफरेंशिएट होगा। डिफरेंशिएट होने के बाद में आउटर लेयर बनाता है एक्टोडर्म, इनर लेयर बनाता है एंडोडर्म। मतलब हमें ये समझ में आ गया है कि पहले एक्टोडर्म बनेगी फिर एंडोडर्म बनेगी। फिर एक मिडिल वाली लेयर बनाता है विच इज कॉल्ड एज द मेसोडर्म। soon appears between the ectoderm and the endoderm। तो पहले एक्टो बन गई, फिर एंडो बन गई, फिर उन दोनों के बीच में कौन सी आ गई, मेसोडर्म आ गई, ठीक है। These 3 layers give rise to all the tissues organ in the adults। इन 3 लेयर से adults में सारे organ, सारे tissues का formation होता है। It needs to be mentioned here that the inner cell mass contains certain cells called as stem cells which have the potency to give rise to all the tissues and organs। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है, यहां से हमें ये पता चल रहा है, मेंशन करना जरूरी है कि इनर सेल मास में कुछ स्टेम सेल्स थे, जो मैंने आपको बताया था कि इनर सेल मास में स्टेम सेल्स होते हैं जिसमें क्षमता होती है कि वो डिवाइड करके सारे प्रकार के टिश्यूज और ऑर्गन्स को बना सके, उनको फॉर्म कर सके, क्लियर है, ठीक है। चलिए, Now, what are the major features of embryonic development at various months of pregnancy? मैच द कॉलम में आ सकता है, ये किस महीने में क्या बनता है, किस महीने में किस चीज का फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा, सबसे पहले क्या बनेगा, बीच में क्या बनेगा, 5वें महीने में क्या बनेगा, 6वें महीने में क्या बनेगा, ये सारे क्वेश्चंस इसमें से आते हैं, ठीक है। चलिए, तो ह्यूमन प्रेगनेंसी 9 मंथ्स के लिए होती है। दूसरे ऑर्गेनिजम्स की जो प्रेगनेंसी है उनका जेस्टेशन पीरियड का समय अलग अलग हो सकता है, डॉग्स का अलग होगा, कैट्स का अलग होगा, एलिफेंट्स का अलग होगा, ठीक है। ह्यूमन बीइंग्स आफ्टर 1 मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले एट द एंड ऑफ 1 मंथ क्या बन जाएगा, हार्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पहले महीने के अंत में हार्ट बन जाएगा। क्यों जरूरी है भाई हार्ट बनाना, अरे अगर वो लेडी जो है वो डॉक्टर के पास में चेकअप के लिए जाएगी तो डॉक्टर थोड़ी ना हर बार अल्ट्रासाउंड करके देखेगा, क्या देखेगा, हार्ट बीट सुनेंगे बच्चे की, तो सबसे पहले क्या डेवलप हो जाएगा, हार्ट डेवलप हो जाएगा, ठीक है। First sign of growing fetus may be noticed by listening to the heart sound carefully through the stethoscope। सबसे पहला निर्देशन, सबसे पहला इंडिकेशन फीटस की ग्रोथ का कौन बताता है, वो बताता है यहाँ पर उसका हार्ट साउंड, जिसको हम आसानी से स्टेथोस्कोप के द्वारा सुन सकते हैं। बाय द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, सेकेंड मंथ के एंड में क्या होगा, फीटस जो है उसके लिम्स है, डिजिट्स है, मतलब हाथ है, फिंगर्स है, ये सारी चीजें बन जाएंगे। बाय द एंड ऑफ 12 वीक्स, 12 वीक्स मतलब 3 महीने हो गए हैं, 12 वीक्स हो गए, 3 महीने हो गए, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो गया है। फीटस के मेजर ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम बन चुके हैं, मतलब लिम्स बन गए हैं, डिजिट्स बन गए हैं, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया जो है, ये सारे स्ट्रक्चर्स जो है वो बन गए। मतलब मेजर ऑर्गन्स कब तक बन जाते हैं, 3 महीने के अंत तक बन जाते हैं। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया कब बन गया, 3 मंथ्स के एंड तक वो बन गया है। फर्स्ट मूवमेंट कब फील होता है, फर्स्ट मूवमेंट फील होता है एट द एंड ऑफ द ड्यूरिंग द 5th मंथ, फर्स्ट मूवमेंट फील होगा फीटस का, ठीक है। और अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड, पहले हेड पर हेयर आएंगे, ठीक है, और फर्स्ट मूवमेंट फील होगा हमें ड्यूरिंग द 5th मंथ। बाय द एंड ऑफ अबाउट 24 वीक्स, 24 वीक्स मतलब यहाँ पर 6 महीने कंप्लीट हो गए, सेकेंड ट्राइमेस्टर जो है वो एंड हो गया है। The body is covered with the fine hairs, eyelids separate and eyelashes are formed। तो बॉडी पर हेयर की ग्रोथ आ गई है। पहले हेयर की ग्रोथ का आएंगी 5वें महीने में हेड पर आएंगी, फिर उसके बाद में हेयर ग्रोथ जो है वो बॉडी पर आने लगेगी, फिर आईलिड्स बन जाएंगे, आई लैशेस सेपरेट हो जाएंगे, ये सारी चीजें होंगी। और 9 मंथ्स के एंड तक फीटस जो है वो पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगा एंड दैट फीटस विल बी रेडी फॉर दी डिलीवरी। क्लियर है,
अब फीटस तो रेडी है डिलीवरी के लिए, अब देखते हैं पार्चुरेशन कैसे होगा। ठीक है, द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 मंथ्स, ये हमने देख लिया है। और ये जो 9 मंथ्स का समय होता है इसे कहा जाता है जेस्टेशन पीरियड। ठीक, जेस्टेशन पीरियड के एंड पर, जब प्रेगनेंसी एंड होने वाली होती है, तब किसी टाइप के कॉन्ट्रैक्शंस होने लगते हैं बॉडी में। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्शंस जो होते हैं, दीज आर द विगरस कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द यूट्रस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी कॉजेस एक्सपल्शन और डिलीवरी ऑफ द फीटस। क्यों जरूरी है इतना दर्द? बिना दर्द के नहीं हो सकता? नहीं, क्योंकि इन मसल्स की हेल्प से, याद करो हमने पढ़ा था यूट्रस में मायोमेट्रियम होती है, मायोमेट्रियम इज मेड अप ऑफ द स्मूथ मसल्स, उन मसल्स में होता है विगरस कॉन्ट्रैक्शन, और उस विगरस कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से पेन्स इंड्यूस होते हैं, दैट पेन्स आर कॉल्ड एज द लेबर पेन। और जब तक पेन इंड्यूस नहीं होंगे, जब तक जो है वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, तब तक एक्सपल्शन या फिर डिलीवरी जो है वो नहीं हो पाएगी। ठीक, This process of delivery of the fetus or childbirth is called as the parturition. ये जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? पार्चुरेशन। पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय कॉम्प्लेक्स न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म। पार्चुरेशन क्या है? न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म है, मतलब नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों इन्वॉल्व है इसमें, न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म। देखो, द सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन, पार्चुरेशन के सिग्नल कौन लेकर आता है? पार्चुरेशन के सिग्नल आर बॉट अबाउट बाय फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड द प्लेसेंटा। तो दोनों ही यहाँ पर एफर्ट लगा रहे हैं, फीटस को भी बाहर निकलना है, प्लेसेंटा जो है वो भी चाहता है कि अब ये जो फुल्ली डेवलप्ड फीटस है वो बॉडी के बाहर रिलीज हो जाए, विच इंड्यूसेस माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, जिनको बोला जाता है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्सेस। तो इनकी वजह से आते हैं माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस, मतलब धीरे धीरे से बॉडी में पेन आने लगता है। ठीक है, This triggers the release of oxytocin from the maternal pituitary. अब जो fetal ejection reflexes आते हैं, इन reflexes की वजह से सिग्नल पहुंचता है न्यूरॉन के थ्रू maternal pituitary तक, और maternal pituitary क्या सिक्रीट करती है? ऑक्सीटोसिन सिक्रीट करती है। ऑक्सीटोसिन इज अ चाइल्ड इजेक्टिंग हार्मोन। तो जैसे ही ऑक्सीटोसिन आता है, ऑक्सीटोसिन की हेल्प से जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं यूटेराइन मसल्स के, वो और ज्यादा स्ट्रॉन्गर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, which turns और stimulates the further secretion of oxytocin। तो यहाँ पर ये फीडबैक मैकेनिज्म कैसा हुआ? ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म हुआ। कैसा हुआ? ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, जिसके थ्रू यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा विगरस कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो बॉडी में आते हैं। क्लियर है? तो पॉजिटिव फीडबैक कॉन्ट्रैक्शंस होंगे और ऑक्सीटोसिन ज्यादा रिलीज होगा साइमल्टेनियसली। अब ये यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस जो है ऑक्सीटोसिन के सिक्रीशन की वजह से रिलीज हो रहे थे, ये और ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते जाएंगे। दिस लीड्स टू द एक्सपल्शन ऑफ बेबी आउटसाइड द यूट्रस थ्रू द बर्थ कैनाल। ठीक है, जितने ज्यादा कॉन्ट्रैक्शंस होते जाएंगे उतना ज्यादा फीटल के इजेक्शन की जो प्रोसेस है वो फास्टर होती जाएगी, और ये कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो किसकी हेल्प से बढ़ेंगे? ये बढ़ेंगे बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीटोसिन। तो मोर द सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन, मोर आर द फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्सेस, एंड मोर विल बी द लेबर पेन, एंड देयर फास्ट विल बी द, एंड देयरबाय फास्ट विल बी द डिलीवरी। क्लियर है? इस प्रोसेस को बोला जाता है पार्चुरेशन। Soon after the infant is delivered, जैसे infant डिलीवर हो जाता है, प्लेसेंटा इज ऑल्सो एक्सपेल्ड आउट। प्लेसेंटा को बाहर निकालने की जो प्रोसेस है ना, इसे क्या कहा जाता है? ट्विन डिलीवरी। क्या बोला जाता है इसे? ट्विन डिलीवरी। क्योंकि एक तो डिलीवरी किसकी हुई? फीटस की। प्लेसेंटा को भी बॉडी के बाहर निकालना है, वो थोड़ी बॉडी में रह जाएगा, तो 2 बार चीजों को बाहर निकाला जाता है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द ट्विन डिलीवरी। What do you think the doctors inject to induce delivery? हाँ, अगर किसी महिला में समय से लेबर पेन इंड्यूस नहीं हुए हैं, तो फिर डॉक्टर जो है वो देता है आर्टिफिशियल पिटोसिन। आर्टिफिशियल ऑक्सीटोसिन इज इंजेक्टेड इनटू द बॉडी। तो आर्टिफिशियल ऑक्सीटोसिन को बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से जो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्सेस है वो फास्टर हो जाएंगे। ठीक है, The mammary glands of the female undergo differentiation during the pregnancy and start producing the milk towards the end of the pregnancy by the process of lactation. अब जो मेमोरी ग्लैंड है उनमें प्रेगनेंसी के समय पर डिफरेंशिएशन होगा। डिफरेंशिएशन होने के बाद में हार्मोनल इंपैक्ट के अंडर में इन मेमोरी ग्लैंड से मिल्क का प्रोडक्शन होने लग जाएगा। द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इज कॉल्ड एज द लैक्टेशन। दिस हेल्प्स द मदर इन फीडिंग द न्यूबॉर्न। इसकी वजह से मदर जो है वो न्यूबॉर्न्स को फीड कर सकती है। जो मिल्क प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन, दिस इज कॉल्ड एज कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम जो है वो स्पेशल टाइप के मिल्क को कहा जाता है, जो फ्यू डेज आफ्टर द डिलीवरी मदर की बॉडी से सिक्रीट होता है।
विच कंटेन सेवरल एंटीबॉडीज, प्रोटेक्शन देना है ना, बच्चा तो नया नया है, उसे क्या पता है कि एनवायरमेंट में कितने स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया है, वायरस है, बैक्टीरिया है, सब अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे थे कब वो बच्चा जन्म ले और कब हम उसको नुकसान पहुंचाए, है ना। पर मदर नहीं होने देगी। क्यों नहीं होने देगी? क्योंकि मदर का जो मिल्क है उसमें प्रेजेंट है बहुत सारी एंटीबॉडीज। क्लियर है? मदर ने एक और चीज करी है अपने बच्चे के लिए। क्या किया है? एक ट्रांसप्लेसेंटल एंटीबॉडी होती है, तो ट्रांसप्लेसेंटल एंटीबॉडी तो जो है मदर पहले ही दे चुकी है। कौन सी? आईजीजी। ट्रांसप्लेसेंटल होती है, प्लेसेंटा से पहले इम्यूनिटी दे दी मदर ने कि देखो बाहर खराब खराब लोग हैं, बैक्टीरिया बैठे हुए बेटा, तुमको नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो मैं तुमको पहले से इम्यूनिटी देके प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है? कौन सी? आईजीजी। यहां मिल्क में कौन सी होती है? आईजीए। ठीक है? कौन सी होती है? आईजीए। कोलोस्ट्रम में प्रेजेंट होती है। एब्सोल्युटली एसेंशियल टू डेवलप द रेजिस्टेंट फॉर द न्यूबॉर्न बेबीज। ठीक है? ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ द इन्फेंट ग्रोथ इज रेकमेंडेड बाय द डॉक्टर्स फॉर ब्रिंगिंग अप द हेल्दी बेबी। ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो भी डॉक्टर्स के द्वारा रेकमेंड की जाती है। जस्ट आफ्टर द डिलीवरी डॉक्टर रेकमेंड फॉर द ब्रेस्ट फीडिंग। और ब्रेस्ट फीडिंग के समय पर जो बॉडी में हार्मोन सिक्रीट होता है, दैट हार्मोन इज ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है वो इजेक्टिंग हार्मोन है, वो फीटस के इजेक्शन में भी हेल्प कर रहा था और वो मिल्क के इजेक्शन में भी हेल्प कर रहा है। ठीक है? तो वो इजेक्टिंग हार्मोन है। इस ऑक्सीटोसिन की वजह से मदर और न्यूबॉर्न में एक अफेक्शन का बॉन्ड जो है वो क्रिएट होता है। क्लियर है बच्चों? तो आज हमने यहां पर कंप्लीट कर लिया है विद द चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्लियर है? रिवाइज कीजिए अच्छी तरीके से, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। टिल देन गुड लक।